नमस्कार, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हेतु बायोलॉजी का पहला वीडियो बनने जा रहा है, तो आप इस वीडियो के अंत तक रहिए। आपका बायोलॉजी पूरा कंठस्थ होगा। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं, हम आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है वायुमंडल में CO2 का जो परसेंटेज है वह कितना है। तो आपको याद रखना होगा 0.03% वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब क्या, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। और अदर जो बचता है उसमें क्या है, तुम्हारा जलवाष्प होगा और उसमें धूल कण होगा, अन्य गैसें होंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% है। ठीक है। अगला सवाल है कवक। कवक को हम फंगस भी कहते हैं। कवक की पोषण की कौन सी विधि है, तो इसको हम विषम पोषी भी कह सकते हैं या फिर मृतजीवी पोषण भी कह सकते हैं। जो कवक होता है इसको हम मृतजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि कवक ना अपने भोजन के लिए ना सड़े गले मरे जीवों पर निर्भर रहता है, इसलिए हम कवक को मृतजीवी या विषम पोषी कहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा मशरूम भी एक कवक ही है। मशरूम को हम गोबर छत्ता या कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। यह अधिकांश गोबर पर होता है। ठीक है, तो मशरूम क्या होगा, मशरूम भी मृतजीवी में ही आएगा। ठीक है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किसकी सहायता से निकलता है, तो जल से। जैसे मान लीजिए ये पत्ती हो गई। अब पत्ती पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना, तो पत्ती में जो जल होगा वो जल गर्म हो जाएगा, तो ये वाष्पित होने के लिए ऐसे ही प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा, दाब लगाएगा, तो स्टोमाटा खुल जाएगा। और स्टोमाटा खुलने के बाद ना आपका पत्ती से जल भी निकलेगा वाष्प के रूप में और आपका ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो याद रखिएगा कि जल के साथ ही पत्ती से ऑक्सीजन निकलता है। कब निकलता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो आपका पत्ती में मौजूद जो जलवाष्प होता है वह ऑक्सीजन को साथ में लेकर बाहर निकल जाता है। ठीक है। अगला सवाल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम पर्णहरित भी कहते हैं और यह हरित लवक का भाग है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा हरा होता है। क्लोरोफिल का अधिकांश रंग हरा होता है, लेकिन कुछ पौधों में क्लोरोफिल का रंग ना लाल या भूरा या कत्थी में भी होता है। आपने गेंदरी का लाल वाला गेंदरी का साग देखा होगा, उसका पत्ता तो लाल लाल होता है, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, होता है, लेकिन उसमें लाल रंग वाला क्लोरोफिल होता है। लेकिन अधिकांश पौधों में ना क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। और पूछेगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप बताइएगा कि पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। अगला सवाल है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है और इसके अलावा अन्य भी गैसों का संतुलन बना हुआ है। जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पेड़ पौधे में उल्टा होता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। और इनका संतुलन क्यों बना हुआ है, तो जीव जंतु और पेड़ पौधा का रहने के कारण ही। यदि दोनों की संख्या में कमी हुई तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जीव जंतु की संख्या तो बढ़ ही रही है, पेड़ पौधों की संख्या घट रही है, तो आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि यह संतुलन बना रहे। और अगला सवाल है जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ को हम आमाशय ग्रंथि भी कहते हैं और ये कहाँ होती है, तो आमाशय में। आमाशय मतलब पेट, आमाशय को हम पेट भी कहते हैं और पेट में ही जठर ग्रंथियाँ होती है। और इसी ग्रंथि से रोज प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य में 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है और यही भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है। अगला सवाल है रक्षी कोशिकाएं
पाई जाती है कहाँ? तो पत्तियों में। पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं होती है जी? रक्षी कोशिकाएं होती है। और हरी पत्तियों को ही हम पेड़ पौधा का रसोई घर कहते हैं। पत्ती में ही पेड़ पौधों का भोजन ग्लूकोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, फार्मूला होता है C6H12O6 बनता है। ठीक है, अगला सवाल है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा अग्नाशयी रस के रूप में, अग्नाशयी रस के रूप में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आपको याद रखना होगा कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम होता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत। आहार नल हमारे मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैला हुआ है और इसका सबसे बड़ा भाग क्या है? तो छोटी आंत, क्योंकि आहार नल की लंबाई है 8 से 10 मीटर और इसमें से छोटी आंत ही ले लेता है 6 मीटर। तो सबसे बड़ा छोटी आंत ही तो हुआ। ठीक है, तो आप इसी पर टिक कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरित भी कहते हैं और इसी कारण पत्ती का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम नामक तत्व होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम मिट्टी में ही पाई जाती है, लेकिन पत्ती में भी मैग्नीशियम का अंश होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है यह वीडियो बायोलॉजी का? यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, हमको आप मोटिवेट कीजिए। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि हाँ हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, आपको भी कुछ मेहनत करना चाहिए हमारे लिए, तो आपको अधिक कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी प्यारी उंगली से शेयर वाला बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को, और यही हमारे लिए बहुत कुछ है आपके प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न है सजीव में पाए जाने वाले जैव परिक्रम है। याद रखिएगा जैव परिक्रम का मतलब है जीवों की प्रक्रिया, और इस तरह सवाल कई बार पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि इनमें से कौन जैव परिक्रम है। जैव परिक्रम का मतलब है जीवों की प्रक्रिया। तो आपका श्वसन मतलब सांस लेना हो गया, जनन मतलब बच्चों को जन्म देना हो गया, पोषण यानी भोजन करना हो गया, ये सब क्या है? ये सब जैव परिक्रम ही तो है। तो आप टिक कीजिएगा इनमें से कौन जैव परिक्रम है? तो जनन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, अंतर्ग्रहण, बहिष्करण, सब क्या है? ये सब जैव परिक्रम के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? तो 21% हमने आपको अभी बताया कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला सवाल है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? याद रखिएगा हम हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं और पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। देखिए अंग और अंगक में अंतर है। जब आपका अंगक पूछेगा तो आप हरित लवक पर टिक कीजिएगा, और जब आपसे अंग पूछेगा तो आप पत्ती पर टिक कीजिएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरी पत्ती होगी। और इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक इसका आंसर होगा। आप टिक कीजिएगा, हरित लवक में ही तो पर्णहरित होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा अपचयन। अपचयन जो है ना, यही भोजन का पाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, एक होता है उपापचयी प्रक्रिया और एक होता है चयापचयी क्रिया। यदि प्रक्रिया शरीर के अंदर हो रही है तो उसको बोलेंगे उपापचयी प्रक्रिया, और बाहर हो रही है तो उसको बोलेंगे चयापचयी क्रिया। इसलिए आपको याद रखना होगा कि भोजन का पाचन जो है ना उपचयन प्रक्रिया है, क्योंकि भोजन का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। और याद रखिएगा हमारे भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। जैसे ही आप खाना का निवाला लेते हैं, मुंह में डालते हैं, चिबाते हैं, खाना पचना शुरू हो जाता है मुंह से ही। ठीक है, और पचते पचते कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में पूरी तरह खाना पच जाता है और उसके बाद वो गाढ़े लय की तरह हो जाता है, जिसको हम कायम कहते हैं, और वह मलाशय में चला जाता है। मलाशय जब पूरा भर जाता है तो हमको मल लग जाता है और हम बाहर जा करके मल त्याग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कूटपाद किसमें होता है?
तो याद रखिएगा अमीबा में, ये आपने देखा होगा, अमीबा वाला पढ़ाई पढ़ा होगा कि अमीबा का आकार ना अनिश्चित होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर अमीबा का भोजन आ गया, पता है आपको अमीबा क्या खाता है? अमीबा अपने से छोटे जीवों को खाता है। ऐसे तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है या मृदुजलीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, अमर प्राणी है। मान लीजिए खाना इसका यहाँ पे आ गया तो इसका यहाँ से मुंह खुलेगा और जाके खाना को पकड़ लेगा, खा जाएगा। तो इसी को तो हम बोलते हैं कूटपाद, और इसी के बनने और बिगड़ने से अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कूटपाद किस में होता है? तो अमीबा में, और सिलिया किस में होता है? तो पैरामीशियम में, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का स्त्राव करती है? तो द्वितीय कोशिका जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा हमारे पेट के अंदर आमाशय में, आमाशय को हम पेट भी कहते हैं, इसी का अंदर एक कोशिका होती है जो दीवार मतलब भित्ति में होती है, ठीक है। और इसी भित्ति से वाली कोशिका से ना HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है, और यह अम्ल ना तेजाब की तरह होता है, यही हमारे खाने को पचाने में सहायक करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है किस में? तो पेप्टोन में। याद रखिएगा पेप्सिन से होता है पेप्टोन, पेप्सिन से क्या होता है? पेप्टोन। पेप्सिन नामक एंजाइम ही भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और पेप्टोन क्या है? एक प्रोटीन का ही रूप परिवर्तन है, ठीक है। अगला सवाल है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में होती है तो कम। याद रखिएगा जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनका छोटी आंत क्या होता है? छोटा होता है, और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका जो छोटी आंत होता है ना वो बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे ना सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। हरे पेड़ पौधों में सेल्यूलोज नामक एक प्रोटीन होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, और इसको पचाने में इतना समय लगता है कि आंत का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप शाकाहारी हैं तो आपके पेट में जो छोटी आंत है अगल बगल में, वो छोटी आंत क्या है? बड़ी है। और यदि आपके ही उम्र का, आपके ही हाइट का, आपके ही जैसा, आपके ही वजन इतना कोई और दूसरा व्यक्ति है और उसका वो मांसाहारी है या सर्वाहारी है, तो उसका छोटी आंत ना बड़ा होगा। तो आपने समझा, तो आपने इसको समझा। आगे देख सकते हैं आप, पैरामीशियम तथा अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषी। याद रखिएगा पैरामीशियम और अमीबा जो है ना प्राणी संपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जितने भी उच्च वर्गीय जीव है जैसे मनुष्य, कुत्ता, सियार, बानर, बिलार, और कुछ अपवाद में है जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इन सब में भी क्या होता है? प्राणी संपोषी पोषण होता है। आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक कौन है? तो बैक्टीरिया, इसको हम जीवाणु भी कहते हैं, और अपघटक को हम अपघटनकर्ता भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? तो सड़े गले चीज़ों को खाकर पाचित करते हैं, और इनका मल पेड़ पौधों को प्राप्त होता है खाद के रूप में, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, पर्यावरण साफ सुथरा होता है। यदि अपघटक मतलब अपघटन करता मतलब सूक्ष्म जीव नहीं रहता है ना, तो जमीन पर लात रखने का जगह नहीं बचता, चारों तरफ गंदगी ही रहती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, आप समझिए इस बात को, ठीक है। अगला सवाल है, वसा के पाचन में सहायक होता है तो लाइपेस। जो हम तेलपक सामान जो खाते हैं, अंडा का पीला वाला भाग खाते हैं, उसमें वसा आवश्यकता से अधिक होता है, और इनको पचाने में ना लाइपेस नामक एंजाइम का हम प्रयोग करते हैं। यदि हमारे शरीर में लाइपेस नामक एंजाइम का कमी है तो हम अधिक वसा वाला खाना खाएंगे तो वो खाना हमारा पचेगा नहीं, यहाँ तक कि हमारा पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो कूटपाद के द्वारा। आप इसको यहाँ पे देखें आप, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर्स जो होगा इसका सही उत्तर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है तो मुख गुहा से। हमने तो बताया आपको कि जैसे ही खाना मुंह में डालते हैं खाना पचना शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां पाई
जाती है तो ग्रहणी में। ग्रहणी क्या है? ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, ये सब क्या है? छोटी आंत के भाग है और इसी में जठर ग्रंथियां होती है। तो इस तरह आपने देखा, हमने बायोलॉजी का पहला वीडियो ख़त्म किया। आपको कैसा लगा बायोलॉजी का यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आपका फीडबैक है हमारे प्रति उसको दीजिए। हम में कोई कमी होगी तो हम उस कमी को सुधारेंगे और बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से गलती होती है, ठीक है। यदि हम में कोई गलती हो रही है तो आप उसको बताइए, सुझाइए, हम उसमें बदलाव करेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं कुंदन सर दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत ठंडी है, ठंडी में बच कर रहें, ठीक है।